गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मार्केट के बारे में। हमने मार्केट के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अब हम डिफरेंट मार्केट सिचुएशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मार्केट की विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। बाज़ार में जो मार्केट अपना होता है वह प्रतिस्पर्धा के आधार पर डिवाइड किया हुआ होता है। और बाज़ार में प्रतियोगिता जो होती है, कंपटीशन जो होता है वह पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और हमें अलग अलग प्रकार की ये कंपटीशन के बिहाफ पर हम मार्केट को अध्ययन करेंगे। वैसे वास्तविक जीवन में देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं मिलती है, लेकिन हमें चूँकि वह भी मार्केट की एक डिफरेंट सिचुएशन है, इसलिए हमें उसका भी अध्ययन करना है। इस पर क्वेश्चन भी आपके बनता है कि पूर्ण प्रतियोगिता व विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है। तो थोड़ा सा आप इसको, इनके जो विशेषताएं हैं उनको एक बार आप देख लीजिएगा। हम पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता विशुद्ध प्रतियोगिता। बी में हम जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो उसमें हमें 3 प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली मार्केट, द्वैधाधिकार डिओपोली, एकाधिकृत प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट में सी है एकाधिकार। ये देखिए कंपटीशन के आधार पे हमने मार्केट को डिवाइड किया है। जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है वह पूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। इसके बाद जिसमें कम कंपटीशन पाया जाता है वह अपूर्ण प्रतियोगिता है, और जहाँ बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है वह मोनोपोली मार्केट आपका कहलाता है। सबसे पहले सिचुएशन हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा होती है। देखिए यह जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन, इस कंपटीशन में जो कंपटीशन का जो लेवल है वह बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ठीक है। इसलिए इसको पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। यानी कंपटीशन जो है आपका बहुत परफेक्ट रहता है। क्रेता और विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि संपूर्ण बाजार की मांग और पूर्ति में उसका एक नगण्य भाग होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक मांग बताया है, यानी पूर्णतः लोचदार, यानी ये आपका जो डिमांड कर्व रहेगा वह परफेक्ट इलास्टिक रहता है, ठीक है। यानी इलास्टिसिटी वहाँ पर कैसी होती है, इन्फिनिट, है ना, पूर्णतः अनंत लोचदार बोल सकते हैं हम इसको। इसका आशय यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि किसी एक विक्रेता का उत्पादन कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा और नगण्य भाग होता है, तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है और कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब पूर्ण बाजार की निम्न स्थितियों की हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसकी विशेषताएं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइए, तो वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो विशेषताएँ हैं, पहली है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। देखिए ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इस परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में सेलर भी बहुत सारे होते हैं, बायर भी बहुत होते हैं, और ये इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि कोई एक सेलर या कोई एक बायर वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। जितने भी जो बेचने वाले हैं वह उनका सप्लाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वह दी हुई कीमत पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कीमतें उद्योग से डिसाइड होती हैं और उन दी हुई कीमत पर उत्पादन की मात्रा वह कितनी करेंगे, ये है व्यक्तिगत बेचने वाले विक्रेता के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बाजार मूल्यों में ये प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसका एक उदाहरण मैं ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे समुद्र है,
समुद्र में जब पानी की जो बूंद होती है उसके बराबर एक विक्रेता यहाँ पर माना जाता है। अगर एक बूंद समुद्र की कम भी हो जाती है तो समुद्र के पानी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अगर कोई विक्रेता मार्केट से बाहर भी आ जाता है तो भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्पादन उसी रफ्तार से चलता रहता है। इसलिए बहुत कम सप्लाई में आपका योगदान बहुत छोटा सा है। ऐसी स्थिति में कोई विक्रेता अगर बाज़ार से निकल भी जाता है, उत्पादन बंद भी कर देता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मार्केट में जो कीमतें डिसाइड होंगी वह उद्योग के द्वारा डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। उत्पादन के साधनों में की गतिशीलता में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अर्थात अगर किसी साधन को कहीं किसी जगह पर सही प्राइस नहीं मिल रहा है तो वह साधन वहाँ से निकल के किसी दूसरी फर्म में जा सकता है। तो यहाँ पर साधनों में के बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। साधन जहाँ चाहे जब चाहे जा सकता है। नेक्स्ट है सभी विक्रेताओं की वस्तुओं में एक रूपता। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो वस्तु बेचने के लिए मार्केट में आती है उस वस्तु की साइज, गुण, जो वजन, सभी में वह वस्तुएं समान होती हैं। अब वो चाहे पहली फर्म से उत्पादन की हुई वस्तु हो या दूसरी फर्म से उत्पादन की हुई वस्तु हो, वस्तु की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वह सभी फर्मों के लिए समान होती है। यानी कि अगर मान लीजिए ए फर्म बाहर भी चली जाती है तो और आपको बी फर्म का प्रोडक्शन दिया जाता है तो आप इसमें अंतर जज नहीं कर सकते हैं कि ये वस्तु अलग है। ठीक है, यानी उत्पादकों की वस्तु में किसी प्रकार का अंतर नहीं होने से वे वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी ए फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु नहीं मिल रही है और बी फर्म, तो आप क्या कर सकते हैं कि बी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को ले सकते हैं। क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा सकता है? क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं गुड्स। ठीक है, इस वजह से आप क्या है कि ए से ना लेकर बी से आप वस्तुओं को ले सकते हो। नेक्स्ट है बाजार की पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्य की पूर्ण जानकारी रहती है। क्रेता और विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क रहता है, जिसकी वजह से बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किन कीमतों पर हो रहा है, किन किन कीमतों पर क्रय विक्रय करने को क्रेता और विक्रेता उद्धत, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होती है। खरीदने वाले को भी जानकारी है, बेचने वाले को भी पूरी जानकारी रहती है। नेक्स्ट है फर्मों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उद्योग में फर्मों के प्रवेश या बहिर्गमन पे किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। नई फर्में आ सकती है, पुरानी छोड़कर जा सकती है। इसमें एक्चुअली में क्या है कि इसमें एकाधिकार नहीं होता है कि आप किसी फर्म को एंट्री देने से मना कर सकें। चूँकि सभी फर्में स्वतंत्र होती हैं, कोई फर्म आ सकती है अगर उसे लाभ मिल रहा है और किसी फर्म को अगर हानि हो रही है तो वह जा सकती है। और इस प्रकार से दीर्घकाल में क्या स्थिति रहती है? दीर्घकाल में यहाँ पर सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्रेता और विक्रेताओं की निष्पक्ष प्रवृत्ति। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार की वरीयता, लगाव, मोह नहीं होना चाहिए। वह ऐसे विक्रेता से खरीदेंगे जो कम से कम मूल्य लेना चाहता हो और विक्रेता भी ऐसे क्रेता को बेचेंगे जो अधिकतम मूल्य देना चाहता है। निष्पक्षता की प्रवृत्ति पूर्ण प्रतियोगिता का एक अविभाज्य अंग है। नेक्स्ट है सभी उत्पादकों या फर्मों की समीपता। स्टोनियर एवं हेड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता या उत्पादक एक दूसरे के इतने समीप होने चाहिए जिससे कोई परिवहन लागत उत्पन्न ना हो। मार्शल ने परिवहन लागत तक के अंतर की स्थिति को भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु के मूल्य पर किसी प्रकार का कोई सरकारी या गैर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से मूल्य निर्धारित होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की जो उपयुक्त शर्त हैं, इनके आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म, उत्पादक या विक्रेता के लिए वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है। किसी एक फर्म के लिए अपनी कोई मूल्य नीति नहीं होती। कोई भी फर्म का मूल्य निर्धारण करने वाली नहीं होती है। यानी कोई भी फर्म प्राइस मेकर नहीं होती, वे प्राइस टेकर होती है। आप इसका जो डिमांड कर्व है उसकी शेप देखिए, इस तरीके से होती है। इलास्टिसिटी जो है वह इन्फिनाइट होती है। ठीक है, यानी अगर कोई फर्म चाहती है
कि वह उत्पादन यहाँ इस पॉइंट तक बेचेगी, तो वह जो कीमत है डिसाइड पहले से होती है। इस कीमत पर वह इतनी मात्रा भी बेच सकती है, इतनी मात्रा में भी उत्पादन कर सकती है, या इससे ज़्यादा भी उत्पादन कर सकती है। ये पर्टिकुलर फर्म का डिसीजन होता है कि वह आउटपुट कितना डिसाइड करती है। प्रत्येक फर्म उस दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मात्रा की समायोजन करता होती है, सिर्फ एडजस्टमेंट करती है फर्में। जबकि बाजार में मूल्य का निर्धारण तो उद्योग में सामूहिक रूप से मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उद्योग के द्वारा देखिए डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर कीमतें डिसाइड हो रही हैं और क्वांटिटी इतनी, ये कुल उत्पादन है, वस्तु की मात्रा जो कि सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें हो सकता है इस दी हुई कीमत पर कोई पर्टिकुलर फर्म कितना उत्पादन करेगी, ये आप बी डायग्राम से देख के बता सकते हैं। बी डायग्राम में कीमतें दी हुई हैं, ये फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितनी मात्रा में उत्पादन करती हैं। यहाँ पर जो आपका जो कीमत पी है, प्राइस, वही आपका औसत रेवेन्यू कर्व भी कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतें इतनी हैं, तो AR बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि चूँकि P बराबर AR बराबर MR होता है। तो अगर P दिया हुआ है तो आप AR बता सकते हैं, P दिया है तो MR भी बताया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, विशुद्ध प्रतियोगिता अथवा परमाणुवादी प्रतिस्पर्धा क्या होती है। देखिए, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है प्योर कंपटीशन। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्योर कंपटीशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए कि परफेक्ट कंपटीशन अलग चीज़ है, प्योर कंपटीशन अलग चीज़ होती है। तो इसमें है, चैम्बरलिन ने पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में भेद क्या है। इनके अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार का कोई लक्षण या तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है मोनोपोली नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तीसरा है सभी विक्रेताओं की वस्तु में एक रूपता होती है। एक रूपता का मतलब समझ रहे हैं आप कि सब साइज वगैरह सब कुछ में वस्तु एक समान होती है। नेक्स्ट है, फर्मों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा कम विस्तृत और अधिक सरल धारणा है, जो इसमें केवल 4 ही विशेषताओं का समावेश किया गया है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता एवं विक्रेता, समरूप वस्तुएं, फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, मूल्य नियंत्रण का अभाव, नेक्स्ट है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, क्रेता और विक्रेताओं में किसी भी प्रकार की मोह तथा लगाव का अभाव तथा बाजार की पूर्ण जानकारी। तो जब इसमें 4 ही विशेषताओं का समावेश होगा तो वह कहलाएगा प्योर कंपटीशन, और जब इसमें 4 और एक्स्ट्रा ऐड कर ली जाएगी विशेषताएं तो वह कहलाएंगी परफेक्ट कंपटीशन। तो इस प्रकार ये आपकी विशुद्ध प्रतियोगिता हो गई है। सिर्फ इसमें डिग्री का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। जब आप 4 की बजाय 8 विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो वह परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है, और जब आप सिर्फ 4 विशेषताओं का ही अध्ययन करते हैं तो वह प्योर कंपटीशन कहलाता है। अब बात की जाए कि क्या परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है, क्या काल्पनिक धारणा है परफेक्ट कंपटीशन, तो देखा जाए तो यह आदर्श स्थिति को व्यक्त करती है। क्या रियल में ऐसा होता है कि साधन गतिशील होते हैं? साधनों को अगर एक जगह लाभ नहीं मिल रहा है तो वह दूसरी फर्म में चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। साधन की भी अपनी विशेषता होती है। जैसे कि श्रमिक की मान लीजिए, आप कोई श्रमिक है, अगर हम जब साधन की गतिशीलता मानते हैं तो हो सकता है श्रमिक परिवार की वजह से या अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर साधन कहाँ गतिशील हुआ? साधन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली ना, तो एक ये आदर्श स्थिति की बात कही जाती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो ऐसा नहीं होता है। अब इसमें आप देखिए पॉइंट, क्या रियल में ऐसा होता है कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है? नहीं, ये भी नहीं होती है। अगर इतनी ज़्यादा होंगी तो फर्मों को लाभ भी तो नहीं मिलेगा। तो और नॉर्मली होता क्या है कि कुछ विक्रेता इतने पावरफुल होते हैं कि वे किसी और को एंट्री देने ही नहीं देते हैं, बाज़ार में आने ही नहीं देते हैं। तो ये भी फ़र्क पड़ता है। वस्तुओं में विभेद भी होता है। आप देखिए, जो भी फर्म कोई प्रोडक्शन करती है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है, चाहे वह एक जैसी वस्तुओं का ही उत्पादन कर रही हूँ। नेक्स्ट है, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है। कई दफ़े ये भी होता है कि
विक्रेता और क्रेताओं को आपस में लोभ भी होता है, मोह भी होता है, तो वह इस कारण क्या है कि अधिक कीमत पर भी वस्तु खरीद लेते हैं, या जानकारी का अभाव होता है तो, और वह जानकारी रखना भी नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में वह क्या करते हैं कि अगर कोई ऊंचे दाम पर उनको कोई वस्तु प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो वह इसे भी ले लेते हैं। फिर है क्रेता और विक्रेताओं के प्रवेश पर या उनके बाहर निकलने पर अड़चनें भी आती हैं। उत्पादन के साधन पूरी तरीके से गतिशील नहीं होते हैं और क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति कम ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार और श्रमिक संघ, मालिकों का संघ, उपभोक्ताओं का संघ, ये क्या है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने में बाधा पहुंचा देते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। यातायात, विपणन और विज्ञापन प्रवृत्तियों का जोर पड़ता जा रहा है। आज का जो मार्केट है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल होता जा रहा है। इस वजह से होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राप्त हो रही हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल सिचुएशन हो गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। ये आदर्श स्थिति है, काल्पनिक धारणा ही रह गई है। विक्रेता और क्रेताओं में परस्पर लगाव व मोह भी होता है, आपस में ये आपके होता है। फिर है कि सरकार का भी हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। उत्पादन के दौरान सरकार भी अपने लाभ की को अधिक करने के चक्कर में या मूल्यों करने के चक्कर में मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इससे ये पता चलता है कि पूर्ण प्रतियोगिता यथार्थ से परे एक ऐसी आदर्श स्थिति है जो वास्तविक जीवन में काल्पनिक सी लगती है। तो क्या हम ये मानते हैं कि इसे पढ़ना नहीं चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता को? क्या इसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है? तो इसको एक तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं कि क्या ये सही है, इसका रीड आउट करना, इसके बारे में जानकारी रखना सही है। तो ये बिल्कुल वास्तव में काल्पनिक धारणा है, लेकिन बाजार की इस आदर्श स्थिति का अध्ययन औचित्यपूर्ण है। क्यों है? पहला है, यह वास्तविक आर्थिक जीवन के जटिल कार्यकरण को समझने में सहायक होती है, क्योंकि हम पहले आर्थिक जीवन की सरल प्रक्रिया को आधार मानकर जटिलताओं को आसानी से समझने में समर्थ होते हैं। जब आप इजी वे में किसी चीज़ को समझ पाएंगे तभी आप उसके अगले स्टेप में उसके हार्ड प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो अगर आपको प्रतियोगिता के इस लेवल के बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप मार्केट के अन्य फॉर्म को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है अपूर्णता का मापदंड। यह हमें व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली अपूर्णताओं की मात्रा को ज्ञात करने में मापदंड उपलब्ध करती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को आधार मानकर ही बाजार में पाई जाने वाली अपूर्णता की तुलना करके अपूर्णता की मात्रा माप सकते हैं। तीसरा, अपूर्ण प्रतियोगिताओं के कारणों का स्पष्टीकरण। पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा हमें ये बताने में सहायक होती है कि व्यवहार में प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता से कम क्यों होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या विक्रेता को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है। तो ये हमें बताता है कि वास्तव में परफेक्ट कंपटीशन क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों इम्परफेक्ट मार्केट हमें ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ का अध्ययन जब हम परफेक्ट कंपटीशन को सही रूप में पढ़ पाएंगे तब जाकर ही हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से पहचान पाएंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन का अध्ययन करना भी ज़रूरी है आपको मार्केट के अन्य फॉर्म को अध्ययन करने के लिए। आज का आपका वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।